हेलो। आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तो हेलो, आप कमेंट करिए। जी, मेरा नाम क्षत्रिय दीपिका है और मैं गुजरात से हूँ। धन्यवाद मुल्ला आदम अली जी आपका कि मुझे इस पेज पर आपने बोलने का इस अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है डॉक्टर मोनिका देवी जी के उपन्यास में सामाजिक चेतना। तो हम सभी जानते हैं सामाजिक चेतना से अर्थ जागरूकता से, समाज में जो जागरूकता है। नमस्कार सर आपका, यहाँ पर जो भी उपस्थित है मोनिका मैम के यह जो उपन्यास है, मुझे इसके माध्यम से किन्नर जीवन के कटु यथार्थ के विषय में जानने का जो सुअवसर मिला। मोनिका मैम का भी सहृदय धन्यवाद। और जो मेरे शोध निदेशक हैं ओम प्रकाश शुक्ला सर, उनके माध्यम से मुझे किन्नर जीवन से जुड़े किन्नर जीवन से जुड़े जो रीति रिवाज है, उनके जीवन की जो समस्या है उस विषय पर शोध करने का इस अवसर मिला। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। तो जो मोनिका मैम का जो ये उपन्यास है कि अस्तित्व की तलाश में सिमरन, शीर्षक से ही यह सार्थक होता है। क्योंकि एक जीवनी परक उपन्यास है जो किन्नर जीवन पर आधारित है। आज भी समाज में किन्नर तिरस्कृत हैं, उन्हें भी जो सुशिक्षित और सभ्य समाज है हाशिए की दृष्टि पर ही रखता है। हम शिक्षित तो हो गए हैं, आधुनिकता जो हम शब्द का उपयोग करते हैं, क्या हमारी मानसिकता उन रूढ़िवादियों में से निकली है? ऐसा नहीं है, आज भी हम उन रूढ़िवादियों में जकड़े हुए ही प्रतीत होते हैं। यूँ तो आम तौर पर जो किन्नर है उनके लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में किन्नर, उर्दू में हिजड़ा, पंजाबी में खुसरा, गुजराती में पावैया, ऐसे अनेकों नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। परंतु सवाल अब भी यही है कि नाम तो अनेक है, परंतु उनकी पहचान अब भी शेष है। हम सुशिक्षित होकर भी अगर अपनी मानसिकता बदल नहीं सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने नाम के आगे आधुनिकता जैसे शब्दों का प्रयोग करें। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 4,90,000 थी। इतनी संख्या होने के बावजूद भी आज भी समाज में ये हाशिए पर नज़र आते हैं। क्योंकि इन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। हम ये भूल जाते हैं कि जो किन्नर है वो सामान्य नर नारी से ही जन्म लेते हैं। कोई किन्नर किसी किन्नर को जन्म नहीं देता। पहले जब किन्नर किसी सामान्य परिवार में जन्म लेता है तो जो परिवार है उसे सामान्य बच्चे की तरह ही प्रेम करता है और खुशियाँ मनाता है। परंतु जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये बच्चा एक किन्नर है
तो वहीं से उनके भेदभाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। न केवल परिवार बल्कि पड़ोसी और समाज भी उनके साथ भेदभाव करना आरंभ कर देता है। यह भेदभाव उन्हें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक पीड़ा भी देता है, जिसके कारण उनमें जो प्रतिभा छुपी होती है वो कहीं न कहीं दम तोड़ देती है। हमारे समाज में आज भी किन्नर कहीं न कहीं भीख मांगते नज़र आते हैं। इसके लिए किसी हद तक हमारी ये मानसिकता जिम्मेदार है। मोनिका मैम ने यह उपन्यास लिखकर समाज में जागरूकता लाने का जो स्तुत्य प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है। सबसे पहले तो ये जो उपन्यास है इसके अंतर्गत उनकी रीति रिवाज और उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत करती हूँ। उनसे रीति रिवाज जो संबंधित है, सबसे पहले बात करें जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार किन्नर समुदाय में भी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जाता है। कोई भी किन्नर समाज में जुड़ने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए उसे किसी को अपना गुरु बनाना अनिवार्य होता है। यदि वो किसी को गुरु नहीं बनाता तो वो उस समुदाय में शामिल ही नहीं हो सकता। ये गुरु कैसे होते हैं उसका भी उल्लेख मोनिका मैम के इस उपन्यास में हमें मिलता है कि जिस प्रकार हमारे समाज में अच्छे और बुरे दो प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, वैसे ही किन्नर समुदाय में भी ऐसे दो लोग मिलते हैं, उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। समाज जिस प्रकार स्त्री और पुरुष में कोई एक व्यक्ति गुनाह करता है तो समग्र समाज को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनमें यदि कोई एक किन्नर भी बदतमीज़ी करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो लोग उनको गलत। स्वागत है मोनिका मैम आपका, धन्यवाद। तो जो लोग हैं संपूर्ण किन्नर समुदाय को गलत समझते हैं। हम बात करते हैं पहले इनके पारिवारिक समस्या, जहाँ से उनका जीवन आरंभ होता है वहीं पहले उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। जैसे ही उनका जन्म होता है, पहले तो जो इस उपन्यास की नायिका है सिमरन जी, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती हैं। उनके माता पिता उनसे पहले बेहद प्रेम करते हैं, परंतु धीरे धीरे उनसे नफ़रत करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है उनका बच्चा किन्नर है, उससे एक दूरी बना लेते हैं। ये भेदभाव उनके पड़ोसी हैं उनमें भी देखने मिलता है। आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति भेदभाव का नज़रिया रखते हैं। यही भेदभाव उनके शिक्षा प्राप्ति करने में सबसे बड़ा कारण बनता है। धन्यवाद मैम। सबसे बड़ा कारण बनता है कि जब वो शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो अपने आजीविका चलाने में आगे उन्हें समस्या होगी। जब शिक्षा से ही वे वंचित रहेंगे। इसमें एक सपना मांगलिक जी की हिजड़े की व्यथा नामक कविता है, उनमें उन्होंने किन्नर के मार्मिक चित्रण किया है, किन्नर की विडंबना का, कि लिंग त्रुटि क्या दोष माँ मेरा, काहे फिर तू रूठी, फेंक दिया दलदल में लाकर ममता तेरी झूठी, मेरे हक खुशियाँ सब सपने मांग रहा हूँ कब से, छीन लिया इंसान का दर्जा दुआ मांगते मुझसे। तो जो समाज के लोग उनसे शुभकामनाएं मांगते हैं, शुभकामनाओं की अपेक्षा रखते हैं, इन्हीं समाज के लोगों के द्वारा किन्नर समुदाय का जो जीवन है वो अभिशाप बना दिया गया है। प्रकृति दोष के कारण जन्मे इस बच्चे का कोई अपराध नहीं होता, फिर भी लोग इन्हें भेदभाव के नज़रिए से ही देखते हैं। पहले माता पिता, फिर मित्र और उसके बाद यह संपूर्ण समाज इनके साथ भेदभाव करता है। तो ये जो भेदभाव की प्रक्रिया उनके साथ हर स्थान पर होती है वो
उन्हें भीतर से तोड़ के रख देती है। ये समाज का जो नज़रिया है उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यही समाज में जागरूकता लाने के लिए यह उपन्यास की रचना मोनिका मैम ने की है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो जो समाज के लोग हैं दिन के समय में या दिन के उजाले में उनसे दूर भागते हैं, उनकी परछाई से भी दूर भागते हैं, किंतु समाज के यही लोग उनके साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने में पीछे नहीं हटते। यह दोगले समाज का एक चित्रण यहाँ इस उपन्यास में किया गया है कि जो सिमरन है, बालपन में जिस बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो मासूमियत में लिपटा होता है, वहीं जो लोग हैं उन्हें हैवानियत भरी दृष्टि से देखते हैं और परिवार जो है उनका साथ देने की बजाय उनके विपरीत ही खड़ा होता है। इसी प्रकार ऐसे ही बालपन से युवावस्था तक उनका जो जीवन है भेदभाव भरे दृष्टिकोण से ही निकलता है। हर तरफ उन्हें मार फटकार मिलती है। मित्रों के साथ के स्थान पर केवल उपहास ही उन्हें हर जगह मिलता है। अब इसी भेदभाव के कारण वे अपने शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं। इस उपन्यास की जो नायिका है सिमरन, वो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, परंतु उसे भी जब वह शिक्षा प्राप्त करने जाती है तो स्कूल में भी उसके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। लोग उसके साथ बैठना नहीं चाहते, हर जगह उसे केवल भेदभाव ही मिलता है, जिसके कारण वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती। कोई भी व्यक्ति हो, उसे जीवन में सफल होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जब व्यक्ति शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकेगा तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकेगा और उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस उपन्यास की जो नायिका है सिमरन, पहले वो एक लड़के के रूप में जन्म लेती जिसका नाम होता है शत्रुघ्न। आगे वह सिमरन बन जाती है। ये शत्रुघ्न से सिमरन बनने तक का सफ़र ही बेहद ही मुश्किल भरा रहता है। हर जगह उसे संघर्ष मिलता है। शत्रुघ्न से सिमरन जो नायिका है, उन्हें सिमरन बनने में बेहद ही तकलीफ़ों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो सिमरन है पहले तो वो लड़के की तरह रहती है, फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को वह पहले खुद ही समझ नहीं पाती। फिर जब वह लड़कियों की तरह उसे रहना पसंद आता है तो उसके घर वाले ही उसे डांटते हैं, ऐसा व्यवहार करने से मना करते हैं। और जब उसके मित्र द्वारा उसका शोषण किया जाता है तो जब घर में आके वो अपने माता पिता से अपनी तकलीफ़ों को बताती है तो वह सुनने की बजाय उसे चुप करा देते हैं। सामान्यतः यही समाज में होता है कि जिस प्रकार हम किसी स्त्री के साथ हुए अपराध को अपराध मानते हैं, उनके साथ हुए बलात्कार को, यौन शोषण को गलत मानते हैं, उसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तो किन्नर समुदाय के साथ हुए ऐसे अपराध के खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, बल्कि उसे ही दबाने का प्रयत्न करते हैं, जो कि गलत है। उन्हें भी अधिकार है, मानव देह है उनके पास भी। हम ये भूल जाते हैं कि जो ईश्वर ने हमें बनाया है उसने हमें भेदभाव नहीं किया, तो हमें किसने अधिकार दिया है कि हम ऐसे लोगों का ऐसे लोगों से भेदभाव करें। हम जानते हैं कि जो किन्नर है इनका अस्तित्व प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है।
उसके बावजूद आज भी ये समाज में अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। ये सबसे बड़ी बात है कि समाज के लोग शिक्षित होने के बावजूद अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला सके। तो जो किन्नर होते हैं इनकी बात करें तो इनमें 4 प्रकार होते हैं: बूचड़ा, नीलिमा, मनसा और हंसा। किसी हद तक ये हमारे समाज में समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में एक बाधा तो इनका पहनावा भी कहीं न कहीं आता है। तो आवश्यकता है ये भी अपने पहनावे पर थोड़ा ध्यान दें। और कुछ किन्नर जो कि नकली होते हैं, धन के लालचवश किन्नर का रूप धारण कर लेते हैं और समाज में वे लोगों से जो लोग होते हैं वो समाज में ज़बरदस्ती लोगों को उनसे पैसे वसूल करते हैं। वे वास्तविक किन्नर नहीं होते। 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नर भारत देश में 4,90,000 थे, जिनमें से 400 ही मात्र ऐसे थे जो बूचड़ा थे। बूचड़ा अर्थात जो जन्मजात किन्नर होते हैं, वास्तविक किन्नर बूचड़ा ही होते हैं। नीलिमा वर्ग के अंतर्गत ऐसे किन्नर आते हैं जो स्वयं ही किसी कारणवश किन्नर बन जाते हैं। अब मनसा कोटि होते हैं वे जन्मजात दूसरे लिंग के होते हैं और मान लीजिए वो पुरुष लिंग में जन्म लेते हैं तो वो स्त्री भाव के और अधिक निकट होते हैं, यानी मानसिक तौर पे वे स्वयं को स्त्री समझते हैं। ये मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के द्वारा इन्हें वास्तविक लिंग में भेजा जा सकता है। हंसा कोटि के अंतर्गत ऐसे किन्नर आते हैं जो किसी यौन अक्षमता के कारण किन्नर बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त छिबरा और अबुआ ऐसे 2 किन्नर होते हैं। वास्तविक अबुआ जो होते हैं वो वास्तविक रूप में किन्नर नहीं होते। वास्तविक रूप में किन्नर नहीं होते और जो जबरन किन्नर बनाए जाते हैं उन्हें छिबरा कहा जाता है। इस उपन्यास में किन्नर समुदाय से जुड़े उनके रीति रिवाजों को भी प्रस्तुत किया गया है। पहले गुरु प्रथा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप किन्नर समुदाय में भी गुरु प्रथा, गुरु शिष्य की परंपरा को महत्व दिया जाता है। ये जब परिवार और समाज इनका त्याग कर देता है, ऐसे समय पर गुरु ही जो होते हैं जो उनका सहारा बनते हैं, उन्हें अपने समुदाय में शामिल करते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, वो है निर्वाण संस्कार की प्रक्रिया। बिना निर्वाण संस्कार की प्रक्रिया के कोई भी किन्नर नहीं बन सकता। इसके अंतर्गत जो किन्नर होता है उसके शरीर से पुरुष लिंग को हटा दिया जाता है। इसे कहीं कहीं पर छिबरना भी कहा जाता है। छिबरना भी कहा जाता है। पहले यह कार्य किन्नर दाइयाँ करती थी, परंतु अब डॉक्टरों के द्वारा इस क्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद एक होती है गोद भराई की रस्म। जब निर्वाण संस्कार करा लिया जाता है उसके 40वें दिन गोद भराई की रस्म की जाती है। गोद भराई या विवाह, ऐसा माना जाता है कि जिस किन्नर की गोद भराई होती है उसका विवाह कराया जाता है। इसमें बहुचरा देवी की उपासना की जाती है और कलश भरा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक किन्नर को अपने जीवन में एक न एक बार कलश अवश्य भरना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान उस किन्नर को दुल्हन की तरह श्रृंगार करके सजाया जाता है, उसे हल्दी लगाई जाती है। इसके बाद उसका स्नान कराया जाता है।
16 श्रृंगार करा के उस किन्नर को देवी की प्रतिमा के समक्ष बिठाया जाता है। गोद भराई की रस्म पूर्ण होने के पश्चात कलश का पवित्र जल किसी नदी में बहा दिया जाता है। उस समय ऐसा माना जाता है कि इससे किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखना वर्जित होता है। अब किन्नर समाज के अंतिम संस्कार से जुड़े रिवाज के विषय में मोनिका देवी जी ने इस उपन्यास में बताया। सामान्यतः हम सभी यही सोचते हैं या अधिकतर लोग ऐसा विचार करते हैं कि जो किन्नर होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें चप्पलों से पीटा जाता है, जबकि इस उपन्यास में इस बात का खंडन किया गया है। जो किन्नर होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्वेच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे कई बार इनके पद के आधार पर भी किन्नरों का जो अंतिम संस्कार है उसके अनुरूप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो किन्नर है वो मृत्यु से पहले ही अपनी ज़मीन की बंदोबस्त करके रखता है। उनके इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। किन्नर समुदाय अपने किसी भी किन्नर साथी की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते। वे मानते हैं कि ऐसा करने से उनके साथी को दुख पहुंचेगा। इस उपन्यास के अंतर्गत सामाजिक चेतना, जब तक लोगों की समाज में लोगों की किन्नरों के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक किन्नरों के जीवन या उनकी दयनीय जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन लाना संभव है। संवैधानिक दृष्टि से उन्हें थर्ड जेंडर की मान्यता तो अवश्य प्रदान कर दी गई है, परंतु जब लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक इनका जीवन इसी तरीके से चलता रहेगा। यौन शोषण की समस्या इस उपन्यास में देखी गई है। यौन शोषण भी एक तरीके से समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। जो समाज इनसे दूर भागता है, इनका उपहास बनाता है, वही समाज इनके साथ दुर्व्यवहार करने में पीछे नहीं हटता। जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जन्म लिए इन बच्चों को या इन किन्नरों के साथ लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं वह अनुचित है। इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष लैंगिक दृष्टि से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार जो किन्नर है वो भी लैंगिक दृष्टि से भिन्न है। यह बात समाज को स्वीकार्य करनी होगी। हिजड़ा होना इस उपन्यास के अंतर्गत एक कुछ पंक्तियाँ हैं कि हिजड़ा एक भावना है, अंतरात्मा की एक पुकार है जो एक शरीर से आती है, पर दुख की बात है कि आम जनमानस इसे दो जांघों के मध्य खोजते हैं और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ समाज का दोगलापन प्रस्तुत होता है कि जो किन्नर को समाज के लोग अछूत मानते हैं, इस उपन्यास में जो नायिका है सिमरन, उसके साथ भी कई बार शोषण किया जाता है। न केवल इस उपन्यास की नायिका सिमरन है उनके साथ, बल्कि वास्तविक जो किन्नर होते हैं उनके साथ भी यह दुर्व्यवहार किया जाता है। आज भी समाज में किन्नरों के साथ यौन शोषण की घटनाएं घटित हो रही हैं। जब कोई व्यक्ति किसी किन्नर के साथ यौन शोषण करता है तो इनका साथ इनके परिवार वाले ही नहीं देते और इसका विरोध करने की बजाय वे खुद ही उस घटना को दबाने का प्रयत्न करते हैं। तो वही बात है कि हमारी सोच में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इनके जीवन में कोई बदलाव
नहीं आ सकता। शिक्षा के अभाव के कारण इनके जीवन में आजीविका की भी समस्या देखने को मिलती है। इनके पास कोई कौशल न होने के कारण वे अपने आजीविका चलाने में भी असमर्थ रहते हैं। मजबूरी में उन्हें गलत व्यवहार पर जाना पड़ता है। देह व्यापार जैसे दलदल में धंसना पड़ता है, या दूसरा एक इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उन्हें भीख मांगना या बधाई कार्यक्रम जैसे, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचता। शिक्षा के अभाव में इन्हें रोजगार भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है तो लोगों को अपने नज़रिए में परिवर्तन लाने की, जिसके कारण वे अब शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो। शिक्षा का अधिकार प्राप्त होने के बाद ही वे अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे और प्रतिभाशाली जो किन्नर है उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर बाहर आ सकेगी। यह हमारे राष्ट्र के हित में ही है। और एक समस्या जो कि है वो है निवास की समस्या। जहाँ भी इस उपन्यास की नायिका है सिमरन, जहाँ भी वो निवास के लिए जाती है तो वहाँ लोग उसे गलत नज़रिए से ही देखते हैं। विकास की मुख्य धारा से ये दूर गंदी बस्तियों में रहने के लिए आज भी विवश है। किराए का मकान रहने के लिए बाध्य है। स्थायी निवास न होने के कारण इनके पास कोई सरकारी पहचान पत्र जैसे नहीं होता, जिसके कारण ये अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं। और इन्हीं सभी समस्याओं का सामना करती हुई नज़र आती है इस उपन्यास की नायिका सिमरन। उसे समाज में कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता। जहाँ भी वह जाती है वहीं गंदी नज़र के हैवान बैठे मिलते हैं। सड़क किनारे किराए पर मकान तो मिल जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश उसे वह भी खाली करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की हैवानियत भरी दृष्टि उसे वहाँ भी नहीं छोड़ती। तो जब परिवार और समाज उनके साथ दुर्व्यवहार तो करता है, जो भेदभाव परिवार और समाज करता है, उसके बाद वे अपने समुदाय में जाते हैं। उन्हें इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं झेलने के बाद अपने समुदाय में भी वही सब झेलना पड़ता है। एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाकर सही पथ प्रदर्शन देना, जबकि इनके गुरु इनके साथ दुर्व्यवहार जबरदस्ती करते हैं और भीख मांगने की सलाह देते हैं। इस उपन्यास में जो सिमरन है वो अपनी आजीविका भीख मांगकर नहीं चलाना चाहती, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, सम्मान से जीवन जीना चाहती है। परंतु जो उसकी गुरु है बेला और चंपा नामक, वो उसे विवश करती हैं भीख मांगने के लिए। और इस उपन्यास की जो नायिका है सिमरन, उसमें एक आदर्श नागरिक के गुण देखने मिलते हैं कि वो सबकी मदद करना चाहती है। अपनी माता के स्वार्थी व्यवहार देखने के बावजूद भी वो हमेशा उनका साथ देती है। तो देश में आज भी इनके साथ जो अपराध हो रहे हैं उसके विरोध में आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव होगा जब समाज के लोगों की मानसिकता बदलेगी और उनके जो समाज में उनको लेकर जो गलत धारणाएं बनी हुई है कि एक किन्नर केवल मनोरंजन करने वाले हो सकते हैं, नाच गा सकते हैं, ये मान्यताओं को हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वे भी हमारी तरह मानव हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, वे भी किसी जीवन साथी का साथ चाहते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है।
इस उपन्यास में भी जो सिमरन है वो एक युवक को पसंद करती है जिसका नाम राजवीर है, किंतु अंत में वो भी समाज की उपेक्षा के भय से उसका त्याग कर देता है। तो इनकी समस्याओं में सबसे मूलतः यही है कि जो समाज है उसे अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा, जिससे ये शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी आजीविका को चला सके। दूसरा है हमारे प्रशासन को भी इनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो साधन है इन तक पहुंच नहीं पाते, इनके मूलभूत अधिकार से ये वंचित रह जाते हैं। सरकार ने जो सुविधाएं इन्हें दी है वो अज्ञानता के कारण इन तक नहीं पहुंच पाती, उसका लाभ ये समुदाय उठा नहीं पाता। सामाजिक व्यवस्था के कारण ये भीतर टूट रहे हैं। ऐसे में इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना होगा और यह एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन्नर हमारे समाज का ही हिस्सा है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार हम शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करते हैं, तो हम उनकी इसी अवतार का अपमान किस प्रकार कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि किसी भी शुभ प्रसंग पर ये भीख मांगते नज़र आते हैं, या किसी चौराहे पर, बस स्टैंड पर आज भी ये उसी स्थिति में नज़र आते हैं। जब समाज की तुच्छ मानसिकता किन्नर समुदाय को लेकर बदल जाएगी, उसके बाद इनके जीवन का जो संघर्ष है वो उस समय खत्म हो जाएगा, और ये भी सामान्य मनुष्यों की तरह या सामान्य पुरुष और स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ऐसे बहुत से किन्नर हुए हैं जिन्होंने जो एक किन्नर समुदाय के लिए आदर्श बने हैं, जिसमें से एक मुख्य नाम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, और जो कि एक टीवी कलाकार और भरतनाट्यम नर्तिका है, जो और किन्नर समुदाय के हित के लिए कार्य करती हैं। इसमें से एक शबनम मोशीक का नाम आता है। वह हमारे देश की पहली परलैंगिक हिजड़ा है जिनका चुनाव विधायक के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त पद्मिनी प्रकाश, जो कि कथक नर्तकी एवं गायक कलाकार है। मधुबाई छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की मेयर रह चुकी है। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर एक शारीरिक विकृत है, न कि मानसिक। अगर इन्हें अवसर प्राप्त हो तो ये समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। किन्नर समुदाय के लोग समाज में केवल समानता और प्रेम भरी दृष्टि की ही अपेक्षा रखते हैं। वे अपने लिए कुछ विशेष नहीं चाहते। जिन सुविधाओं और अधिकारों पर सामान्य जन का अधिकार है, वे सुविधाएं और लाभ इन तक पहुँचे, वे इतना ही चाहते हैं। समाज के लोगों की मानसिकता में जब बदलाव आएगा, तभी इनके जीवन में विकास संभव हो सकेगा। यह सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। मोनिका देवी जी के इस उपन्यास को पढ़ने के उपरांत लोगों की सोच में अवश्य ही परिवर्तन आएगा, और लोगों का जो नज़रिया है किन्नरों को लेकर वह सकारात्मक अवश्य होगा। तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि समाज में जो भी ये सुन रहे हैं या जहाँ तक भी ये जाए, वो लोग
लोगों का नज़रिया किन्नरों के प्रति बदले। धन्यवाद मुलादम अली जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। आपका बेहद बेहद धन्यवाद कि मैं अपने विचार आप तक प्रस्तुत कर सकी।